Hello bachcho. So in this video we are going to discuss about what does romanticism means and how does romanticism contributed to the emergence of national feeling in Europe. Okay, so what was romanticism? First let's understand it. Okay, it was a cultural movement. Okay, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इट वॉज नॉट अ काइंड ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो हम पिछले वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट नहीं है, ठीक है, कोई क्रांति की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये कल्चरल मूवमेंट है दैट बिगेन इन द लेट 18th सेंचुरी. ओके, इसने किस किस चीज़ को इन्फ्लुएंस्ड किया? इट इन्फ्लुएंस्ड आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक, थिएटर एंड पॉलिटिक्स. ठीक है, इन सारे एरियाज को क्या रोमांटिसिज्म ने इन्फ्लुएंस किया है. अब ये था क्या? सो दे क्रिटिसाइज्ड, है ना, ये आलोचना करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस. ये बोले कि यार रीजन एंड साइंस इसके अलावा भी कुछ है. ठीक है, हम सिर्फ ह्यूमन हो कि क्या मतलब सिर्फ हम रीजन की बात करें, तर्क की बात करें, साइंस विज्ञान की बात करें, क्या इसके अलावा कुछ नहीं है? क्या प्रकृति कुछ नहीं है? क्या प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसकी कोई बात नहीं करें हम? क्या हम ह्यूमन इमोशन की बात नहीं करें? ह्यूमन इमोशन कुछ भी नहीं है. क्या ह्यूमन इमोशन को आप साइंस और रीजन से उसको तौल सकते हो? क्या उसको समझ सकते हो? तो नहीं. ठीक है, क्या पोइट्री का कोई मतलब नहीं है? क्या हमारी जो फोक सॉन्ग्स हैं उसका हमारी लाइफ में कोई यूज़ नहीं है? तो इन सब से दुखी होकर जो है इन्होंने जो साइंस एंड रीजन, ठीक है, तर्क और विज्ञान का जो उसमें एक काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा था, उससे जो है नाराज़ होकर इन्होंने, क्योंकि ये जो है साइंस और रीजन क्या करता है, वो इमोशन को नहीं मानता है. ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, एकदम ऑब्जेक्टिव रहना है. ये नहीं कि इमोशन मेरा ये कर रहा है तो ये हो जाएगा, नहीं. ठीक है, साइंस तर्क पे चलता है, रीजन पे चलता है ना, आपको कारण बताने हैं. ठीक है, ह्यूमन इमोशन उस तरह से तो नहीं चलता है. तो द रोमांटिक्स वर फैसिनेटेड विद नेचर से जो है काफ़ी वो प्रेम करते थे, प्रकृति को जो है काफ़ी वो अप्रिशिएट करते थे. एंड इट्स रिलेशनशिप विद ह्यूमन साइकी, वो कहते थे कि प्रकृति जो है ना, ह्यूमन साइकी, हमारा जो मनोविज्ञान है मानव का, है ना, हमारा जो मनोवैज्ञानिक जो एक कंडीशन है ना, हमारा जो मस्तिष्क है, और उसको काफ़ी प्रभावित करता है. साइकी समझ रहे हैं? साइकी मतलब क्या कहेंगे, मनोविज्ञान. ठीक है, हम जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से फील करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं कि नेचर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं, ये कहने का मतलब है. सो दे फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स. ठीक है, तो वो बात करते थे ज़्यादातर किसकी? इमोशंस की, है ना, कि लोगों के अंदर किस तरह के इमोशंस आते हैं, इमोशंस में वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं. ठीक है, जो भी करते हैं उसकी स्टडी करना. ठीक है, एंड मिस्टिकल फीलिंग्स होता है मतलब ऐसी फीलिंग जिसमें कि आपको लगे कि आप है ना, ऊपर वाले से आपका राफ्ता हो रहा है. ऊपर वाला मतलब गॉड, कुछ भी, है ना, जो भी आप गॉड बोलिए, ईश्वर बोलिए, अल्लाह बोलिए. ठीक है, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे एक संपर्क स्थापित होने की जो फीलिंग होती है ना, एक नैसर्गिक जो एक आनंद मिलता है, वही है मिस्टिकल फीलिंग. ठीक है, सो इट बिकेम अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द एमर्जिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट. नेशनलिस्ट मूवमेंट को इसने ड्राइव किया, वहाँ पर भी इसने उसको प्रभावित किया. विच डिक्लेयर दैट नेशन स्टेट टू बी डिफाइनिंग यूनिट ऑफ पॉलिटिक्स, कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री. इन्होंने कहा कि एक नेशन स्टेट की भी क्या है, अपनी एक कल्चर होनी चाहिए, अपना एक लैंग्वेज मतलब हिस्ट्री जो है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. Their effort was to create a sense of shared collective heritage. ठीक है, a common cultural past as the basis of nation. ठीक है, ये क्या कर रहे थे? ये एक कॉमन कल्चरल पास्ट क्रिएट कर रहे थे ताकि जिसपे हम एक नेशन बना सकें, कि सभी लोगों का एक कॉमन कल्चरल सांस्कृतिक जो इतिहास है वो समान है. ठीक है, चाहे आपके थोड़े लैंग्वेज इधर उधर हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, कुछ और भी आप में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा एक सांस्कृतिक जो इतिहास है वो हमारा सेम है. इस तरह की जो है हिस्ट्री वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैसे ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक पेंटिंग है. ठीक है, तो ये पेंटर क्या कर रहे हैं कि ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये जो है टर्क्स हैं,
बेसिकली ऑटोमन एम्पायर के, है ना। हमने अभी बात की थी ना पिछले वीडियो में कि ग्रीस जो है वो किसके अंदर था, ऑटोमन एम्पायर के पास, ऑटोमन एम्पायर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पेंटर हैं, ठीक है। ये फ्रेंच है, फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने फ्रेंच है, इटालियन है ये तो, हाँ नहीं फ्रेंच पेंटर, ठीक है। तो इनका नाम है युग्ने डेलाक्वा, ठीक है। थोड़ा फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट युग्ने डेलाक्वा, ठीक है। ये जो है ये डेलाक्वा इसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, युग्ने डेलाक्वा, ठीक है। 1824 में इन्होंने बनाया, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो है ग्रीक विमेन, चिल्ड्रेन, ग्रीक जो ओल्ड वुमेन है, ठीक है, जो मैन है, सबके साथ कितनी क्रूरता के साथ, क्रूएलिटी के साथ जो है ये टर्क जो इन्वेडर्स हैं वो इनके साथ बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो ग्रीक लोग हैं उनके इमोशन को, है ना, उनके इमोशन को क्या कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं, है ना। उनके इमोशन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन टर्क से क्या करना है, इंडिपेंडेंस लेना है, कोशिश करनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं टर्क्स ऑन द आइलैंड ऑफ चियो, ठीक है। चलिए ये तो जिस आइलैंड की पेंटिंग है वो आइलैंड है ये, ठीक है। तो वो वही आइलैंड को मैंने दिखाया कि मैप पे वो कहाँ है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है बच्चों कि किस तरह से नेशनलिस्ट फीलिंग को अपील किया जा रहा है ना, को जगाया जा रहा है थ्रू अ पेंटिंग, ठीक है। अब जर्मनी में देखते हैं कि जर्मनी में जो है कौन कौन से रोमांटिक्स आए। तो वहाँ पे एक जोहानन गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है, 1744 से 1803 इनका जो है टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये बताते हैं कि ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। ये बोलते हैं कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो कॉमन पीपल के बीच जाके मिलेगा, ये इनका कहना था, ठीक है। दास फोक, ठीक है, दास फोक, ठीक है। तो इट वॉज थ्रू द फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस, ये बोलते हैं, दैट ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, है ना, फोक जाइस्ट, ठीक है। जो ये जर्मन वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, ठीक है। जो एक नेशन की जो आत्मा है, ठीक है, वो पॉपुलराइज्ड, है ना, कैसे की जाएगी, थ्रू द फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस, ठीक है। So thus collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building। मतलब हमें ये जो folk आर्ट है, सॉन्ग, पोइट्री, फोक डांसेस, इनको कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और वो हमारे एक नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट का ही क्या है, हिस्सा है, ठीक है। ये हमारे भाई साहब हैं जोहानन गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है। सो द एम्फेसिस वाज ऑन वर्नाक्युलर लैंग्वेज। वर्नाक्युलर मतलब कि जो लोकल लोग बोलते हैं, है ना, एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, ठीक है। हेल्प स्प्रेडिंग मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेजेस टू लार्ज ऑडियंस। इसने क्या किया कि जो कॉमन लोग थे उन तक कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट फीलिंग को पहुंचाने में मदद की, ठीक है। द रोल ऑफ म्यूजिक एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो देखते हैं कि इसने कैसे नेशनलिस्ट फीलिंग को में कंट्रीब्यूट किया। ये भी रोमांटिसिज्म का ही पार्ट है, ठीक है। एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी पोलैंड हैड बीन पार्टीशन्ड, ये तो हमने बात की थी ना, बाय द ग्रेट पावर रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। 1815 में भी थोड़ा पार्ट्स जो है वो रशिया को दे दिया गया था, ठीक है। तो कार्ल कुरपेंस्की, ठीक है, ये जो है पोलैंड के एक सेलिब्रेटेड ये ऑथर है या फिर म्यूजिशियन है पता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति हैं जो पोलैंड के हैं, ठीक है। सो ही सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। हाँ, म्यूजिशियन है बेसिकली, ठीक है। सो ये क्या करते थे कि ओपेराज एंड म्यूजिक, ओपेराज जो है ना ये वेस्टर्न म्यूजिक में जो है ना क्लासिकल म्यूजिक माना जाता है ओपेराज, ठीक है। एक अलग ही स्टाइल होता है ओपेरा का, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, हालांकि काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। आप इसको यूट्यूब पे होगा काफ़ी कुछ, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये वैरायटी कैसी है म्यूजिक की।
तो वो सेलिब्रेट करते थे नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपराज एंड म्यूजिक में, ठीक है, मैसेज देते थे लोगों को उसी के थ्रू। एंड लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। कैसे? देखिए, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, यहाँ पे बात की ना हमने कि ग्रेट पावर पार्टीशन पोलैंड, ठीक है, तो पोलैंड के काफ़ी एरियाज़ को जो है रशियन कंट्रोल करते थे। सो द पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स, तो वहाँ से जो है पॉलिश लैंग्वेज को स्कूल से हटा दिया गया जब रशिया ने वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। एंड रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। अब देखिए, वो पॉलिश थे, है ना, उनको अपने लैंग्वेज से तो लगाव होगा ही होगा, और जब रशिया ने वहाँ पे कब्जा कर लिया तो पॉलिश लैंग्वेज को ही हटा दिया, है ना, तो ये बुरा लगेगा। सो इन 1831 एन आर्म्ड रेविलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस। एंड चलिए, ये तो टुक प्लेस हुआ, लेकिन आपको पता है रशिया उस समय काफ़ी पावरफुल था, तो रशिया के सामने ये आर्म्ड रेविलियन टिक नहीं पाया होगा, ठीक है, तो उन्होंने इस रेविलियन को दबा दिया, ठीक है, क्रश कर दिया। तो क्लैरिकी इन पोलैंड बिगैन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंट। कैसे? सो पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, है ना, ये इस तरह से एक विरोध करते थे, ठीक है, रशियन ऑक्यूपेशन का, कि हम चर्च में जो है अपने जो हमारा मदर टंग है पॉलिश, हम उसी में बात करेंगे, है ना। सो द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, ठीक है बच्चों। तो लैंग्वेज का यूज भी क्या हो गया, एक तरह से जो फॉरेन डोमिनेंस है उसका एक स्ट्रगल का, प्रोटेस्ट का एक सिंबल बन गया, ठीक है बच्चों। तो यहीं पे एक और एग्जाम्पल है, ग्रिम ब्रदर्स थे, ठीक है, जर्मनी के थे ये दोनों ब्रदर्स थे, ठीक है, एंड दे बॉर्न इन हनाउ इन 1885 इन 1786, 1785 एंड 1786, एक साल का अंतर है दोनों के बर्थ में। बोथ ऑफ देम स्टडीड लॉ, दोनों ने लॉ पढ़ा, बट दे लेटर डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग ओल्ड फोक टेल्स, ठीक है, और दोनों ने क्या किया, ये कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, और ये बच्चों में और एडल्ट्स में काफ़ी पॉपुलर थे दोनों, ठीक है। इन 1812 दे पब्लिश देयर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स, फोक टेल्स, ठीक है। दे ऑल्सो पब्लिश 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ जर्मन लैंग्वेज। सोचिए, है ना, कितना काम ये कर रहे थे लैंग्वेज के क्षेत्र में, है ना। तो एक कल्चर को काफ़ी रिच कर रहे थे, कि जर्मन कल्चर काफ़ी रिच है, उसके जो भी कल्चर थे, फोक कल्चर, उनको कलेक्ट कर रहे थे ताकि वो लॉस्ट ना हो जाए, वो लोगों के बीच बना रहे, है ना, और एक नेशनलिस्ट फीलिंग को इंस्पायर करे। दे थॉट दैट कलेक्टेड फोक टेल्स वर द एक्सप्रेशन ऑफ अ प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट। वो कहते थे कि वो जो फोक टेल है उसी में ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट जो है उसमें दिखती है। दे कंसिडर दिस एफर्ट्स वर पार्ट ऑफ अ वाइडर एफर्ट ऑफ फ्रेंच डोमिनेशन टू फ्रेंच एंड क्रिएट अ जर्मन। तो उस समय क्या था कि जर्मन काफ़ी डोमिनेट कर रहा था, फ्रांस, ठीक है, तो फ्रेंच डोमिनेशन को अपोज करना वो समझते थे कि ये कलेक्शन करना जो है एक फ्रेंच डोमिनेशन को अपोज करना है, और जर्मन नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट करने में ये मदद करेगा, ठीक है। तो ये सब वो कहीं ना कहीं फ्रेंच डोमिनेशन को अपोज करने के लिए कर रहे थे, और जर्मन नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इनका नाम था जैकोब ग्रिम, ठीक है, और विल्हेम ग्रिम, ठीक है बच्चों। तो इस पे जो है एक होमवर्क है बच्चों आपको, ठीक है, और ये होमवर्क आपको कर लेना है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड पेक्यूलियर ट्रेडिशन इन द क्रिएशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस डिस्कशन पे आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ठीक है, किस तरह से वहाँ एक यूरोप में जो है हंगर का जो है एक फेज आया था, एंड हार्डशिप का, एंड पॉपुलर रिवोल्ट, कुछ पॉपुलर रिवोल्ट हुए थे, तो उसकी बात करेंगे। खास करके ये डेकेड 1930s की बात करेंगे, जो ग्रेट डिप्रेशन का डेकेड था, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ओके, बाय।